मित्रों प्रणाम। मैं योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव सर्वप्रथम आप सभी का सांसों के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से अंतर्मुखी होने वाले इस विशेष ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हमने ध्यान के इस विशेष सत्र का नाम अंतर्मन भाग 1 रखा है। आज हम चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, नासाग्र मुद्राएं और उच्च स्तरीय अनुलोम विलोम एवं नाड़ी शोधन के बारे में चर्चाएं करेंगे। मित्रों, समय समय से हर एक चीज़ का रख रखाव एवं साफ सफाई होते रहना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे फिर वो घर हो, वाहन हो या शरीर। आप अपने घर अथवा वाहन को लाख मेंटेन करके रखें, मगर अगली सुबह उनमें धूल धम्मास और कूड़ा करकट जमा हो ही जाता है। अतः इनकी रोज साफ सफाई करना पड़ती है। यही नहीं, रोजाना साफ सफाई करने के बाद भी दीपावली आदि के समय जब हम साल में एक बार घर की साफ सफाई, पुताई और वाहनों की विशेष रूप से साल में एक बार सर्विसिंग करवाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे घर तो वाकई अब साफ हुआ। इसी प्रकार वाहन की एनुअल सर्विसिंग होने के बाद वाहन के पिकअप और ड्राइविंग का आनंद कुछ और ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर मानव शरीर की बात की जाए तो हम ये देखते हैं कि दिनचर्या में 100% सुधार करने के बाद भी मनुष्य को रोज स्नान की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार रोजाना मल का त्याग करने के बाद भी जब कभी एनिमा द्वारा मलाशय की सफाई की जाती है तो शरीर में एक अलग स्फूर्ति एवं आनंद की अनुभूति होती है। तो मित्रों, आज हम सांसों के माध्यम से नासिका गुहाओं एवं फेफड़ों में जमा गंदगी को साफ करने के बारे में, स्वतंत्र तंत्र के एक एक कोने कुचारे की साफ सफाई के बारे में 18+17 18+17 यानी कुल 35 बिंदुओं में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अभी हम नासाग्र मुद्रा के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हाथ के अंगूठे को अंगुष्ठ कहा जाता है। अंगुष्ठ के बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका एवं इसी से सटी हुई हाथ की अंतिम छोटी उंगली को कनिष्ठिका या कनिष्का कहा जाता है। बाईं नासिका को चंद्र स्वर व दाईं नासिका को सूर्य स्वर कहा जाता है। श्वास अंदर लेने को पूरक, श्वास छोड़ने को रेचक व श्वास को रोकने को कुंभक कहा जाता है। श्वास अंदर रोक कर रखने को अंतःकुंभक व श्वास को बाहर छोड़ने के बाद रोक कर रखने को बाह्य कुंभक कहा जाता है। बाईं नासिका की ओर ईड़ा नाड़ी व दाईं नासिका की ओर पिंगला नाड़ी होती है। सुषुम्ना नाड़ी मध्य में स्थित होती है। जब चंद्र और सूर्य स्वर दोनों एक साथ चलने लगते हैं, यानी बाईं एवं दाईं दोनों नासिकाओं से एक साथ अबाध गति से श्वास की आवाजाही होने लग जाती है, तभी सुषुम्ना नाड़ी का जागरण संभव हो पाता है। पॉइंट नंबर 2, नासाग्र मुद्रा के रूप में सामान्यतया अपनी दाईं नासिका यानी राइट नोस्ट्रिल को दबाकर बंद करने व खोलने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग किया जाता है तथा बाईं नासिका अर्थात लेफ्ट नोस्ट्रिल को दबाने खोलने के लिए दाएं हाथ की ही बीच की दोनों उंगलियां अर्थात अनामिका एवं मध्यमा का एक साथ प्रयोग किया जाता है। वैसे अनामिका एवं मध्यमा में से कोई एक उंगली भी बाईं नासिका को दबाने खोलने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। पॉइंट नंबर 3, मित्रों, आज हम मध्यम एवं धीमी गति से ही सांसों की क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। सांसों की इन क्रियाओं को खाली पेट ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। धीमी गति वाली सांसों की क्रियाओं को भोजन करने के बाद भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, पोस्चर। इन क्रियाओं को किसी भी ऐसे पोस्चर में किया जा सकता है जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हो।
जैसे किसी भी आसन में बैठकर, लेटे हुए, खड़े खड़े, यहाँ तक कि धीमी गति की सांसों की इन क्रियाओं को अगर आप वॉक करते हुए, सुबह शाम टहलते हुए, घूमते फिरते हुए भी करना चाहें और उसमें किसी प्रकार का एक्सर्शन महसूस नहीं होता हो, तो चलते फिरते हुए भी सांसों के इन अभ्यासों को किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, अपने खान पान पर नियंत्रण रखते हुए अपने शरीर को आप जितना हल्का रखेंगे, आपके लिए सांसों के इन व्यायामों को करना उतना ही आसान होगा और परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। पॉइंट नंबर 6, चंद्र श्वसन। अगर आप त्वरित गति से अपने श्वसन तंत्र एवं मन मस्तिष्क को सक्रिय और सशक्त बनाना चाहते हैं, तो सांस लेने छोड़ने की जो भी प्रक्रिया है, बाएं नासिका से ही आरंभ करें। पॉइंट नंबर 7, सूर्य श्वसन। चंद्र श्वसन के बाद सूर्य श्वसन की बारी आती है। इस बार सिर्फ दाईं नासिका से ही श्वास लेते छोड़ते हुए सूर्य श्वसन करें। पॉइंट नंबर 8, चंद्र भेदन। सूर्य श्वसन के बाद बारी आती है चंद्र भेदन की। इसमें हर बार बाईं नासिका से श्वास लेना होता है और दाईं नासिका से प्रश्वास छोड़ना होता है। पॉइंट नंबर 9, सूर्य भेदन। अब चौथे क्रम में सूर्य भेदन करें। सूर्य भेदन में हर बार दाईं नासिका से श्वास अंदर लेना होता है व बाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ना होता है। पॉइंट नंबर 10, अनुलोम विलोम। इसके बाद 5वें क्रम में अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इसमें बाईं नासिका से श्वास लेकर दाईं नासिका से छोड़ना होता है और फिर दाईं नासिका से ही श्वास लेकर बाईं से छोड़ना होता है। यह अनुलोम विलोम का एक प्राणायाम या एक टर्न कहलाता है। पॉइंट नंबर 11, यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम में एक नासिका से श्वास लेकर हर बार दूसरी नासिका से छोड़ना होता है और लयबद्धता पूर्वक हर बार जिस नासिका से श्वास छोड़ते हैं उसी से लेना आरंभ करके दूसरी नासिका से छोड़ना होता है। पॉइंट नंबर 12, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम के बाद 6वें क्रम में नाड़ी शोधन का बेसिक अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सांसों को अंदर बाहर कहीं पर भी रोका नहीं जाता और बिना रुके यह क्रिया चलती रहती है। यदि अनुलोम विलोम के दौरान सांस अंदर लेने के बाद हर बार यथाशक्ति कुछ समय के लिए श्वास को अंदर ही अंतःकुंभक में रोका जाए और इसी प्रकार हर बार श्वास को बाहर छोड़ने के बाद प्रश्वास को बाह्य कुंभक की स्थिति में बाहर ही रोक कर रखा जाए, तो इस प्रकार अंतः और बाह्य कुंभक की स्थितियों के साथ अगर अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए तो इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है, जिन्हें हृदय रोग हो, बहुत ज़्यादा रक्तचाप रहता हो, अत्यधिक कमजोरी हो, उन्हें नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें सांसों को रोकना होता है। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को महाशक्ति का प्रतीक मानते हैं। आपको किसी प्रकार का रोग हो, कमज़ोर हो या आप शरीर की किसी भी स्थिति से, जीवन के किसी भी दौर से गुजर रहे हों, बिस्तर पर लेटे हों, खड़े हों, गर्भावस्था हो या कोई और चीज़ें हों, हर एक स्थिति में अनुलोम विलोम प्राणायाम सहजता के साथ किया जा सकता है। इसलिए अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं, लेकिन नाड़ी शोधन का जहाँ तक सवाल है, वह भगवान शिव का ओज और तेज का, शौर्य और वीरता का प्रतीक है। तो नाड़ी शोधन में चूंकि अंतः और बाह्य कुंभक में सांसों को रोकना भी होता है, अतः जब आप पूरी तरीके से स्वस्थ हों, किसी प्रकार की तकलीफ परेशानी ना हो, साधक को तभी नाड़ी शोधन के अभ्यास करना चाहिए। तो मित्रों, चंद्र श्वसन से आरंभ कर नाड़ी शोधन तक के ये 6 अभ्यास रोजाना किए जाते हैं। इन्हें हम अनुलोम विलोम एवं नाड़ी शोधन के रूटीन कोर्स के नाम से जानेंगे। पॉइंट नंबर 13, इसके बाद 7वें से लेकर 10वें तक के अगले 4 चरण में अनुलोम विलोम एवं नाड़ी शोधन की उच्च स्तरीय क्रियाएं होती हैं। आइए इन्हें भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 14, चंद्र श्वसन से लेकर नाड़ी शोधन तक की उपरोक्त 6 क्रियाओं में
दाहिने हाथ के दाएं अंगुष्ठ से दाईं नासिका को, व दाएं हाथ की ही मध्यमा और अनामिका यानी बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को अपेक्षाकृत थोड़ा जोर से दबाकर बंद किया जाता है, ताकि दूसरी नासिका से हम श्वास ले सकें अथवा छोड़ सकें। लेकिन उच्च स्तरीय क्रियाएं आरंभ करने के लिए 7वें क्रम में किया तो अनुलोम विलोम ही जाता है, पर अब नासिकाओं को उतना जोर से न दबाकर अंगुष्ठ और उंगलियों से बारी बारी से दोनों नासिकाओं को स्पर्श भर किया जाता है, ताकि मन में ये भ्रम रहे कि स्पर्श किए जाने वाला नोस्ट्रिल बंद है, स्पर्श किए जाने वाली नासिका बंद है, यानी हल्का सा स्पर्श किया जाता है। 7वें क्रम में इस प्रकार से अनुलोम विलोम होता जाता है। पॉइंट नंबर 15। अब अगले यानी 8वें क्रम में अंगुष्ठ या उंगलियों को संबंधित नासिका से स्पर्श न करते हुए नासिका से 1 उंगल दूर रखकर अनुलोम विलोम किया जाता है। इस अभ्यास के दौरान आप यह देखकर आनंद एवं आश्चर्य की अनुभूति करेंगे कि किस प्रकार मस्तिष्क के निर्देशानुसार बिना नासिकाओं को स्पर्श किए हुए भी चंद्र एवं सूर्य दोनों स्वर नियत समय पर बारी बारी से बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं। इसे आप अपने दूसरे हाथ को नासिकाओं के सामने 1 उंगल दूर रखकर प्रश्वास के वेग एवं गति को महसूस करके देख सकते हैं कि नासिकाओं को बिना दबाए भी सिर्फ मस्तिष्क के निर्देशानुसार अनुलोम विलोम प्राणायाम हो रहा है। पॉइंट नंबर 16। 9वें क्रम में नासाग्र मुद्रा वाले दाएं हाथ को भी बाएं हाथ की भांति नीचे रख दिया जाता है। अब आप दोनों हाथ नीचे रखकर शांत बैठे हुए हैं और आप देखेंगे कि मस्तिष्क के निर्देशानुसार अनुलोम विलोम की जरूरत के मुताबिक बारी बारी से बाईं एवं दाईं नासिकाएं अपने आप बंद होती और खुलती रहेंगी तथा अनुलोम विलोम यथावत होता रहेगा। पॉइंट नंबर 17। इसी प्रकार सांसों पर नियंत्रण होते होते 10वें क्रम में बिना नासाग्र मुद्रा की मदद के अनुलोम विलोम की ही भांति नाड़ी शोधन प्राणायाम भी सहजतापूर्वक होने लग जाता है। पॉइंट नंबर 18। अंत में 8 से 10 मिनट का शवासन अथवा 10 मिनट से 45 मिनट तक ध्यान की स्थिति को स्वानुभूत किया जा सकता है। तो मित्रों, ये हुए यहाँ 18 पॉइंट, 18 बिंदु। आइए अब सार संक्षेप स्वरूप शेष 17 बिंदुओं द्वारा इन अभ्यासों को और पुष्ट किया जाए। पॉइंट नंबर 1। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम के रूटीन अभ्यास में सांसों की 6 क्रियाएं होती हैं। पॉइंट नंबर 2। इसके बाद एडवांस लेवल की 4 क्रियाएं होती हैं। पॉइंट नंबर 3। रूटीन कोर्स में प्रथम क्रिया चंद्र श्वसन है। इसके लिए दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका दबाकर बाईं नासिका से धीमी गति से 1 बार श्वास अंदर लेना है और फिर इसी नासिका से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर छोड़ना है। यह 1 टर्न हुआ। इस प्रकार आरंभ में 3-3 टर्न ही करने चाहिए। यथाशक्ति आगे जाकर ग्रेजुअली 5 से लेकर 10 टर्न तक बढ़ाए जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4। जितना समय सांस लेने में लगता है एटलीस्ट उतना समय सांस छोड़ने में अवश्य लगना चाहिए। अगर एक्सहेल करने में इनहेल की तुलना में 1.5 से 2 गुना समय लगता है, यानी श्वास छोड़ने में, जिसको कि हम प्रश्वास बोलते हैं, श्वास लेने की तुलना में 1.5 से 2 गुना समय लगता है तो और अच्छी बात है। लेकिन श्वास छोड़ने की अवधि श्वास लेने की अवधि से कम किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए। अर्थात ऐसा ना हो कि श्वास तो हमने एकदम धीरे धीरे अंदर ली और छोड़ते समय झटाक से एकदम श्वास बाहर छूट गई। यानी श्वास छोड़ने की स्पीड 1.5 से 2 गुना स्लो नहीं हो सकती, तो श्वास छोड़ने में कम से कम उतना समय तो लगना ही चाहिए जितना श्वास लेने में लगता हो। पॉइंट नंबर 5। अर्थात श्वास लेने में अगर 10 सेकंड का समय लग रहा है तो श्वास छोड़ने में 15 से 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। और अगर आरंभ में ऐसा ना हो सके तो इनहेल और एक्सहेल यानी श्वास लेने और छोड़ने की
दोनों की अवधि 10-10 सेकंड ही रखना चाहिए। इस प्रकार एक टर्न 20 से 30 सेकंड का हुआ। और अगर आप आरंभ में 3-3 टर्न वाले सेट से आरंभ करते हैं तो 3 टर्न का एक चंद्र श्वसन 1 से 1.5 मिनट का होगा। पॉइंट नंबर 6, इसी प्रकार दाएं हाथ की बीच की दोनों उंगलियां यानी मध्यमा और अनामिका से बाईं नासिका को दबाकर चंद्र श्वसन की ही भांति सूर्य श्वसन के 3 टर्न करने चाहिए। इस प्रकार 1 से 1.5 मिनट का समय सूर्य श्वसन में भी लगेगा। पॉइंट नंबर 7, अब बारी आई चंद्र भेदन की। तो इसके लिए हर बार बाईं नासिका से धीमी गति से सांस लेकर दाईं नासिका से छोड़ना है। 1 से 1.5 मिनट का समय इसमें भी लगेगा। पॉइंट नंबर 8, अब सूर्य भेदन प्राणायाम के लिए क्रम बदलते हुए हर बार दाईं नासिका से धीमी गति से श्वास लेना व बाईं नासिका से आहिस्ता आहिस्ता श्वास छोड़ने लग जाना। 1 से 1.5 मिनट का समय इसमें भी लगेगा। पॉइंट नंबर 9, 5वां नंबर अनुलोम विलोम का आया। जैसा कि हम जान चुके हैं, एक चंद्र श्वसन के बाद बिना रुके कंटिन्यूएशन में अगर एक सूर्य श्वसन कर लिया जाए तो एक अनुलोम विलोम हो जाता है। यानी अनुलोम विलोम के एक टर्न में 40 से 60 सेकंड लगेंगे। अतः अनुलोम विलोम के 3 टर्न करने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। पॉइंट नंबर 10, इसी प्रकार प्रत्येक नाड़ी शोधन में यथाशक्ति 2 बार अंतः कुंभक और 2 बार बाह्य कुंभक यानी ऑन एंड एवरेज 20 सेकंड प्रति टर्न के हिसाब से एक नाड़ी शोधन के 3 टर्न में मिनिमम 3 से 5 मिनट का समय लगेगा। पॉइंट नंबर 11, इस प्रकार आरंभ में 3-3 टर्न के साथ बाईं नासिका के जागरण से लेकर नाड़ी शोधन तक के प्रतिदिन के रूटीन अभ्यास में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। पॉइंट नंबर 12, और अगर अनुलोम विलोम एवं नाड़ी शोधन के 4 एडवांस उच्च स्तरीय प्राणायाम के अभ्यासों को भी सम्मिलित किया जाए तो 3-3 टर्न वाले इस पूरे सेट का नियमित रूप से अभ्यास करने के लिए मिनिमम 30 से 40 मिनट का समय लगता है। पॉइंट नंबर 13, कहने का आशय यह है कि सिर्फ अनुलोम विलोम व नाड़ी शोधन परफॉर्म करने वाली इस साधना के साथ शवासन, योग निद्रा अथवा ध्यान को समाहित किया जाए तो इस पूरी साधना में 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक का समय लगता है। लेकिन परिणाम इसके ज़बरदस्त मिलते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करने के बजाय स्वयं स्वानुभूत किया जाए तभी सार्थकता है। पॉइंट नंबर 14, अनुलोम विलोम एवं नाड़ी शोधन के 6 प्राणायाम वाले रूटीन कोर्स के नियमित अभ्यास से ईड़ा एवं पिंगला नाड़ी का जागरण होता है। इनके साथ साथ जब अगले 4 उच्च स्तरीय प्राणायाम भी समाहित हो जाते हैं तो साधक की सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होने लग जाती है। पॉइंट नंबर 15, यद्यपि ईड़ा नाड़ी बाईं नासिका से आरंभ होती है लेकिन बाईं नासिका के तमाम श्वसन साधनाओं से मनुष्य के मस्तिष्क का राइट हेमिस्फीयर जागृत होता है, यानी दाहिना मस्तिष्क जागृत होता है, एक्टिवेट होता है। इसी प्रकार पिंगला नाड़ी दाईं नासिका से आरंभ होती है लेकिन दाईं नासिका से किए जाने वाली सांसों की क्रियाओं से मनुष्य के मस्तिष्क का लेफ्ट हेमिस्फीयर जागृत होता है, यानी बायां मस्तिष्क एक्टिवेट होता है। पॉइंट नंबर 16, चाहे महिला हो या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य का दायां मस्तिष्क शौर्य, वीरता, पराक्रम, क्रिएटिविटी, नित्य नए चैलेंजेस स्वीकार करना, रक्षा, सुरक्षा आदि के लिए होता है। और बायां मस्तिष्क दया, करुणा, प्रेम, सेवा, परसेवा, पूजा, पाठ, भक्ति, समर्पण, त्याग और निस्वार्थता आदि के लिए होता है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 17, प्रायः ऐसा देखा गया है जिन लोगों का रुझान शौर्य, वीरता, पराक्रम, क्रिएटिविटी की ओर होता है वे लोग प्रायः दया, करुणा, प्रेम, सेवा भाव, पूजा, भक्ति, समर्पण, त्याग आदि में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। और जिनका रुझान दया, करुणा, प्रेम, सेवा, परसेवा, पूजा, भक्ति, समर्पण, त्याग, निस्वार्थ आदि की ओर होता है
ऐसे लोग क्रिएटिविटी, पराक्रम, पौरुष आदि की ओर उनका रुझान नहीं होता। यानी संक्षेप में, जिन लोगों का रुझान दाएं मस्तिष्क के क्रियाकलापों की ओर होता है, उनकी रुचि बाएं मस्तिष्क के क्रियाकलापों की ओर अपेक्षाकृत उतनी नहीं होती, और जिन लोगों की रुचि बाएं मस्तिष्क के क्रियाकलापों की ओर होती है, उनकी दाएं मस्तिष्क के दायरे में आने वाले क्रियाकलापों की ओर नहीं होती। तो यह भी एक तरह से गलत ही है। अरे भाई, जब आपके मस्तिष्क में दाएं एवं बाएं दोनों हेमिस्फेयर मौजूद होते हैं, यानी दायां और बायां दोनों मस्तिष्क शरीर के अंदर मौजूद हैं, तो हमें उन दोनों को जागृत कर संतुलन स्थापित करते हुए जीवन जीना चाहिए। बहुत बहुत आभार, प्रणाम, धन्यवाद।